हेलो एवरीवन। आपको पता ही होगा कि एसओ के एग्जाम के फॉर्म निकले हुए हैं। 15/7 से स्टार्ट है और 30/7 उसकी लास्ट है। ये पुराना एक फॉर्म है। वैसे फॉर्म लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए ये सेम फॉर्म ही भरा जाता है जब भी आप इसको फिल करेंगे। तो इसमें मेन मेन जो बातें हैं वो डिटेल में जान लेते हैं कि क्या इसमें कुछ रहता है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट पूछा है, फादर नेम रहेगा, परमानेंट होम एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट में क्या डेजिग्नेशन है विद ऑफिस एड्रेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अटैच करना है अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन और मैट्रिक्स के बाद +2 जो भी है वो आप सारा कुछ अटैच करना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर ये तो पुराना है ना, ए जो इसकी जगह हम लेटेस्ट है तो लेटेस्ट ही मिलेगी। अब डेट ऑफ एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस ये पूछा गया है। Post by virtue of which the applicant claim to be eligible and the period for which the post has been held। ठीक है, ये एक एंटिटी पूछी गई है। उसके बाद है वेदर ऑफिशिएटिंग और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, जो भी आपको सही लगे इसमें। ब्रांच ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम विच अप्लाई ऑर्डिनरी ब्रांच और LAD, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है जी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आपको एक चूज करना होगा, वैसे ही ऑर्डिनरी ब्रांच और LAD में से भी एक चूज करना होगा। 13 नंबर पर है, अगर आपने पार्ट 1 किया है, मतलब अगर इफ पार्ट 2 द गिवन डिटेल ऑफ ईयर सेशन विद रोल नंबर इन द सास पार्ट 1 क्वालिफाइड। मतलब पार्ट 1 अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो उसकी आप डिटेल दीजिए, कौन से सेशन में किया था, क्या रोल नंबर था, उसके बारे में पूछा गया है। अगर आप पार्ट 2 दे रहे हैं तो, अगर पार्ट 1 ही दे रहे हैं तो फिर ये डिटेल नहीं भरी जाएगी। एग्जाम्शन ऑब्टेन इफ एनी विच सेशन अलोंग विद रोल नंबर। एग्जाम्शन क्या होती है, जब कोई भी पेपर आप पास कर लेते हैं तो हर बार वो पेपर पास नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो पार्ट 1 में आपके 5 पेपर हैं, 5 पेपर में से 3 पेपर आप पास कर लिए आपने, लेकिन 2 पेपर नहीं हुए, तो उनमें आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी कि ये पेपर बार बार नहीं देने, आप सिर्फ 2 ही देने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अटेम्प्ट होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 3 पेपर क्लियर हो गए, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर आपने 2 पेपर पास कर लिए, तो 2 अटेम्प्ट में आपका पार्ट 1 हो गया। इस तरह से फिर नेक्स्ट में पार्ट 2 के लिए अप्लाई करेंगे। अब लेटेस्ट रोल नंबर कैंडिडेट का पूछा गया है 14 का बी। 15 में पूछा है नेम नंबर एंड द डेट ऑफ द इंडियन पोस्टल ऑर्डर फॉर द एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस का पोस्टल ऑर्डर वगैरह। रिमार्क्स इफ एनी, कोई रिमार्क्स अगर आप देना चाहते हैं, हो सकता है कुछ इसमें आपके कुछ भी रिमार्क्स हो सकते हैं। देखिए किसी की हो सकता है सर्विस से रिलेटेड हो कि मेरी सर्विस इस दिन पूरी हो जाएगी या जो भी है, तो ये रहेगा। अब देखो ये आपके बारे में है, एप्लीकेंट सर्टिफाई करेगा, इसको अपने सिग्नेचर करेगा। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ द पासिंग दैट स्टेट सास एग्जामिनेशन माई सर्विस शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। इट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द particulars filled up from column 1 to 16, जो 116 या आपने भरे हैं वो करेक्ट हैं, nothing has been concealed. In the case of the participation given in the column number 1 and 16 are found incorrect subsequently at the later stage, I shall be liable to disqualification, reversion to the my original post। ठीक है जी। तो ये आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसमें आप ही इस चीज को सर्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हर चीज करेक्ट भरनी है, करेक्ट अपने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब देखिए जो बात मैं कह रही थी ना कि आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी इसको वेरीफाई करवाएंगे तभी अपलोड होगा। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट से क्या चीजें वेरीफाई करवाई जाती हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए, टू बी सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है जी, इनमें से कोई एक। एडिशनल डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, जो आपका हेड ऑफिस का जो भी एम्प्लॉय है, जो भी आपका ऑफिसर है, वो एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर एडिशनल डायरेक्टर है तो वेल एंड गुड, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें कह रहे हैं, ये सर्टिफाइड दैट द पार्टिकुलर्स एंटर्ड इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट हैव बीन वेरीफाइड फ्रॉम द सर्विस रिकॉर्ड whenever necessary। ठीक है जी, आपको ये बात समझ आ गई होगी। It is also clarified that the integrity of the official is above board and no inquiry judicial proceeding pending against
श्री या श्रीमती जो भी है उनका नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ द ऑफिशियल इज रिकमेंडेड फॉर अपेयरिंग इन सास पार्ट 1 या पार्ट 2 एग्जामिनेशन। इनमें से वो एक बता देंगे टिक करके कि ये पार्ट 1 देना चाह रहे हैं या पार्ट 2 दे रहे हैं। अब इसमें हेड ऑफ ऑफिस के अपने सिग्नेचर होंगे, उनकी डेजिग्नेशन और उनकी जो भी स्टैंप है वो यहाँ लग जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द ऑफिशियल हैज सफिशिएंट नॉलेज ऑफ अकाउंट एंड ही लाइकली टू बी पास द एग्जामिनेशन। यही बात मैंने सबसे पहले मेरी शॉर्ट एक बनाई थी, उसमें बोला था कि जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका हेड ऑफ ऑफिसर है वो इस बात को क्लैरिफाई करें कि जो ये कैंडिडेट एम्प्लॉय देना चाहता है तो क्या ही इज लाइकली टू पास, मतलब वो पास कर देंगे क्या, या उनको अकाउंट की नॉलेज है, या वो अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है। तो ये क्लैरिफाई आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हर बार ही करना होगा, चाहे आप पार्ट 1 दे चाहे आप पार्ट 2 दे, दोनों ही चीजों में। और दोनों के फॉर्म अलग अलग भरे जाते हैं। जब पार्ट 1 पेपर हो रहा है तो उसके लिए फॉर्म अब आए हैं, जो क्वालिफाई करेंगे पार्ट 1 को तो फिर पार्ट 2 के फॉर्म निकलेंगे, वो पार्ट 2 देंगे, फिर ऐसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा पार्ट 2 का। ठीक है जी। देखिए द ऑफिशियल हैज सफिशिएंट नॉलेज ऑफ अकाउंट एंड ही इज लाइकली टू पास द एग्जामिनेशन। अटेस्टेड समरी ऑफ एसीआर लास्ट ईयर, 10 साल की लास्ट ईयर की जो एसीआर थी वो आपकी अटैच कर दी जाएगी। इट इज आल्सो क्लैरिफाइड दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिशियल इज गुड। ये हमारी चीफ सेक्रेटरी की एक इंस्ट्रक्शन आई थी इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिशियल के बारे में, तो उसकी रेफरेंस में ये एक ऑफिसर आपके बारे में इसमें बताते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिशियल इज गुड। फॉरवर्डेड, ये एड्रेस दिया गया है कि डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, सेकंड फ्लोर 30 बेस बिल्डिंग 17C चंडीगढ़ में ये फॉर्म जाएगा। तो इट इज सर्टिफाइड दैट द एप्लीकेंट इज एफिशिएंट एंड लाइकली टू पास द स्टेट सास एग्जामिनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2। इनके ऊपर टिक करेंगे, वो कोई भी एक एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों एक साथ तो होंगे नहीं। और सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सील, उसकी डेट, उसका जो भी नंबर है। तो भाई ये एनेक्सर बी पर भी है। एनेक्सर बी पर क्या है, फॉर द बोर्ड कोऑपरेशन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एंड एम्प्लॉइज ओनली। ये बोर्ड कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एम्प्लॉइज के लिए है। उससे ऊपर वाला जो था वो मैं बता देती हूँ आपको, फॉर द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये फॉर्म होता है। बोर्ड कोऑपरेशन एंड जो हमारे ये यूनिवर्सिटीज हैं, बोर्ड कोऑपरेशन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एम्प्लॉइज के लिए ये फॉर्म रहेगा। इसमें जो आपकी जो फॉर्म डिटेल्स हैं लगभग सेम है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम है, पोस्ट हेल्ड जो भी है, आप कोऑपरेशन में, बोर्ड में है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में है, परमानेंट होम एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, एज हो जाएगी, आपकी डेट ऑफ एंट्री इन द कोऑपरेशन बोर्ड, वेदर पास हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, ठीक है, वेदर ऑफिशिएटिंग और परमानेंट ऑफिस का या परमानेंट एड्रेस देना चाहते हैं, ब्रांच ऑफ एग्जामिनेशन फॉर विच अप्लाइंग ऑर्डिनरी ब्रांच एलएडी, पार्ट 1 या पार्ट 2 कौन सा दे रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 क्लियर कर लिया उसकी डिटेल दे दीजिए, नहीं किया है तो आप नहीं नोट एप्लीकेबल लिखेंगे। एग्जाम्शन वही मैं कह रही हूँ कि अगर पार्ट 1 के कुछ पेपर आपने क्लियर कर रखे हैं तो उनमें आपको एग्जाम्शन मिल जाती है, बार बार वो देने नहीं पड़ते हैं। लास्ट एग्जामिनेशन रोल नंबर और जो भी आपका कैंडिडेट नेम था, नंबर एंड द डेट ऑफ द इंडियन पोस्टल ऑर्डर, वही फीस का पूछ रहे हैं। वेदर एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द सिविल सर्जन करेक्टर वेरिफिकेशन हैज बीन डन एट द टाइम ऑफ द एंट्री इनटू द कॉर्पोरेशन बोर्ड, वो जो मेडिकल हुआ था उसकी डिटेल पूछी गई है इसमें। प्लीज आल्सो अटैच अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन करेक्टर वेरिफिकेशन। ये दोनों भी इसमें देखो, ये चीजें अलग हैं। इसमें जो एम्प्लॉय वाले हैं डिपार्टमेंट, उनमें ये चीजें नहीं है, मेडिकल वाला और ये जो मेडिकल और करेक्टर वेरिफिकेशन का जो पूछा गया है ना वो अटेस्ट करनी, वो नहीं है। रिमार्क्स वही सेम रहेगा, वही सेम कंडीशन सब पे अप्लाई होगी। और अगर कुछ गलत होता है तो लेटर ऑन स्टेट आज लाइबल टू डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और रिवर्सन टू माय ओरिजिनल पोस्ट। भाई ओरिजिनल पोस्ट से रिवर्सन भी हो सकता है, तो अपना से ध्यान से भरना है, कुछ भी गलत इसमें आपने नहीं देना है। अब वही बोर्ड और कॉर्पोरेशन जो सोसाइटी है उनके हेड ये सर्टिफाई करेंगे कि जो भी ये करेक्ट है, बेस्ट इन माय नॉलेज, और हमने जो सर्विस बुक से वेरीफाई कर लिया है, इंटीग्रिटी ऑफिशियल की गुड है, कोई इंक्वायरी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है, उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा।
एंड एप्लीकेशन ऑफ द रिकमेंड करेंगे कि वो पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी दे रहे हैं, हेड ऑफ ऑफिस बोर्ड कॉर्पोरेशन सोसाइटी जो भी है, सील लग जाएगी, उससे पता लग जाएगा कि कौन सी बोर्ड कॉर्पोरेशन या सोसाइटी से ये ऑफिशियल हैं। वही सेम चीज मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट बोर्ड कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट सिग्नेचर डेजिग्नेशन विद द सील। ऑफिशियल है सफिशिएंट नॉलेज ऑफ अकाउंट, यही कि लाइकली टू बी पास, ये पास कर लेंगे। 10 साल की एसीआर इनकी भी अटैच होनी है। ठीक है जी, सेम एड्रेस पर जाएगा। ये ऑपरेशन और बोर्ड कंपनीज ये भी देख लीजिए, कई एम्प्लॉय जो हैं इन्हीं बोर्ड कॉर्पोरेशन इनसे होते हैं, तो उनको भी क्लियर हो जाएगा कि देखिए कौन कौन से इसमें आपके कंपनीज और हमारे हरियाणा के अंडर ये आती हैं, उनकी ये लिस्ट है। हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, एग्रो वेयरहाउसिंग, लैंड रिक्लेमेशन, सीड डेवलपमेंट, स्टेट माइनर इरिगेशन एंड ट्यूबवेल, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन, हरिजन कल्याण निगम, बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कल्याण निगम, हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा पब्लिक हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट, हरियाणा विधान परासरण निगम, पावर जनरेशन, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण। ये हो गया भाई, कंपनीज के नाम देख लीजिए। हरियाणा मिनरल लिमिटेड नारनौल, हरियाणा कनकास्ट लिमिटेड कट रोड हिसार, और हरियाणा होटल्स लिमिटेड। ठीक है जी। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट भी देख लेते हैं कौन कौन से आ जाएंगे बेटा प्लीज। स्टेट कोऑपरेटिव हैंडलूम वेव एपेक्स सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर कोप होलसेल स्टोर कोप डेवलपमेंट, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन, हरियाणा इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन, हरियाणा कोपलैंड कोऑपरेशन है, मतलब ये लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन, हरियाणा स्टेट कोऑपरेशन सप्लाई मार्केटिंग फेडरेशन हैफेड जिसको बोलते हैं, कोऑपरेशन शुगर मिल्स रोहतक सोनीपत, सबका अलग अलग दे रखा है ताकि किसी को कंफ्यूज ना हो। शुगर मिल जितनी भी हैं सबका नाम डाला हुआ है, कैथल रोहतक हिसार कुरुक्षेत्र जींद पलवल पानीपत करनाल सोनीपत रोहतक, तो वही अपना शहर का देख लेना। ठीक है जी। अम्बाला ये अच्छा जी, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम मैं बैंक में हूँ, देख लीजिए कुछ बैंकों के नाम भी आए हैं। अम्बाला सेंट्रल बैंक सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, यमुनानगर सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद सेंट्रल, ये सारे सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड हैं भाई, सभी शहरों के नाम इसमें दिए गए हैं। सॉरी, तो ये क्या है, जींद का है, करनाल सिरसा महेंद्रगढ़ गुड़गांव रेवाड़ी रोहतक पानीपत, मुझे लग रहा है सारी डिस्ट्रिक्ट के ही होंगे इसमें। तो सारी डिस्ट्रिक्ट के नाम आ गए हैं, तो मतलब सारी जो आपके अच्छा अर्बन कोऑपरेशन बैंक भी हैं और सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक भी है। नगर अर्बन 38 नंबर पर है यमुनानगर अर्बन कोऑपरेशन लिमिटेड, यमुनानगर में है, और अर्बन कोऑपरेशन बैंक भी हैं। तो भाई ये बैंक वगैरह जो है आपके इसमें आगे बोर्ड बोर्ड देख लेते हैं, केडीबी हरियाणा सोशल वेलफेयर एडवाइजरी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लैंड यूज बोर्ड, आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम मेडिसिन, शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी, मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड, जो भी है इसमें बोर्ड सारे ही दे रखे हैं। स्लम क्लियरेंस बोर्ड, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड, अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी एनआरआई हरियाणा, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा। ठीक है जी। मिसलेनियस में कौन आता है, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, हरियाणा साहित्य अकादमी, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक एंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। ये मिसा दिए हैं, दोनों फॉर्म अलग अलग है, एम्प्लॉयज के लिए अलग है, बोर्ड कॉर्पोरेशन के लिए अलग रहेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।